डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। यूपी 2027 के लिए बीजेपी ने बनाया बूथ चक्रव्यूह। 2024 की हार से लिया सबक। बूथ मैनेजमेंट पर बीजेपी का विशेष फोकस, कमजोर बूथों पर विशेष नजर। अखिलेश यादव का योगी सरकार पर निशाना। योगी सरकार के विकास कार्यों और दावों पर कसा तंज। बुनियादी ढांचे और शासन पर उठाए सवाल। योगी सरकार में मंत्री ओपी राजभर ने विपक्ष पर साधा निशाना। कहा, पोल खुलने के डर से संसद में चर्चा से भाग रहा है विपक्ष। राजभर ने लगाया आरोप, सपा सरकार में खुलेआम बिकते थे पेपर। सपा के शासनकाल में पैसे के दम पर मिलती थी नौकरी। रामपुर में आजम खान से जेल में मिले शिवपाल यादव। करीब 5 घंटे से अधिक वक्त तक चली मुलाकात। आजम शिवपाल मुलाकात से राजनीतिक गलियारों में हलचल। 9 महीने 25 दिन से रामपुर की जेल में बंद है आजम खान। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है उत्तर प्रदेश बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ साक्षी मिश्रा। खबरों की शुरुआत करते हैं। भारतीय जनता पार्टी को 2024 के लोकसभा चुनाव में बूथ मैनेजमेंट की कमजोरी का खामियाजा भुगतना पड़ा। 2019 के मुकाबले सीटों और प्रदर्शन में आई गिरावट के बाद अब बीजेपी ने 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव के लिए बूथ स्तर पर अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। पार्टी ने मजबूत बूथ और मजबूत संगठन के लिए बूथ चक्रव्यूह तैयार किया है। यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी का सबसे ज्यादा फोकस बूथ स्तर पर है। मेरा बूथ सबसे मजबूत जैसे अभियानों के जरिए पार्टी पहले भी बूथ कार्यकर्ताओं को सक्रिय करती रही है। अब 2027 के चुनाव से पहले बीजेपी जमीनी स्तर पर संगठन को और मजबूत करने में जुट गई है। पार्टी की रणनीति है कि बूथ से लेकर पन्ना प्रमुख तक संगठन की सक्रियता बढ़ाई जाए और कार्यकर्ताओं के जरिए हर घर तक पहुंच बनाई जाए। पार्टी विरोधी प्रभाव वाले और कमजोर बूथों को चिन्हित कर वहां दूसरे शक्ति केंद्रों के कार्यकर्ताओं को लगाया जा रहा है ताकि संगठन की पकड़ मजबूत की जा सके। भारतीय जनता पार्टी वो जन विश्वास के कार्य करती है। जनता से संवाद स्थापित करने के लिए बूथ मैनेजमेंट का कार्य करती है। अपने बूथ अध्यक्षों के माध्यम से, अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से, जनप्रतिनिधियों के माध्यम से जनसंवाद के कार्यक्रम चलाती है और जनता से जुड़ती है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है। देखिए, कब्जाधारी पार्टी समाजवादी पार्टी वो क्या भारतीय जनता पार्टी की नकल करेगी? अरे वो लोग तो हमेशा हल्ला बोल का नारा देते हैं। जो नारा देती थी, जो जमीन सरकारी है उस पे कब्जा हमारी है, तो जो गरीबों की जमीन लूटने वाले, हत्या और अपराध में लिप्त होने वाले, अपराधियों के कुत्ते से हाथ मिलाने वाले लोग तो उसी तरह का मैनेजमेंट करेंगे। भारतीय जनता पार्टी को कैसे नकल कर पाएंगे? भारतीय जनता पार्टी जन विकास के कार्य करती है, जन विश्वास के कार्य करती है, जन प्रयास के कार्य करती है। इसलिए तीसरी बार सरकार बना। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने योगी सरकार के विकास कार्यों और दावों पर तंज कसा है। दरअसल उन्होंने बुनियादी ढांचे में कमियों को उजागर करते हुए साफ शब्दों में कहा कि आप एयरपोर्ट बना रहे हो, पानी भर गया उसमें, एक्सप्रेसवे बना रहे हो, गड्ढे हो गए हैं उसमें। साथ ही हवाई जहाज उड़ाने वाले और प्रदेश चलाने वाले में कुछ समानता दिखाई दे रही है। एयरपोर्ट बना रहे हो, पानी भर गया उसमें, एक्सप्रेसवे बना रहे हो, गड्ढे हो रहे हैं। आप क्या कर रहे हो? हवाई जहाज उड़ा रहे हैं और प्रदेश चलाने वाले में हमारे कुछ समानता दिखाई दे रही है। भाई आज खबर क्या मिली है कि प्लेन उड़ाने में जो रिपोर्ट आई है क्या सुनने को मिला, और हमें लगता है प्रदेश चलाने वाले में और प्लेन चलाने में कुछ समानता दिखाई दे रही है। अंबेडकर नगर दौरे पर पहुंचे मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने विपक्ष पर निशाना साधा है। सुबह सपा अध्यक्ष और मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कहा, पोल खुलने के डर से संसद में चर्चा से भाग रहा है विपक्ष। साथ ही ओम प्रकाश राजभर ने राहुल गांधी, अखिलेश यादव सहित समूचे विपक्ष की मंशा पर सवाल उठाए। ओपी राजभर ने संसद में हंगामे, पेपर लीक और छात्र प्रदर्शन पर विपक्षी दलों पर हमला बोलते हुए साफ शब्दों में कहा कि संसद में चर्चा होगी तो विपक्ष की पोल खुल जाएगी। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी की सरकार में खुलेआम पेपर बिकते थे, माफिया हावी थे, यहां तक कि छात्र खेत बैठकर
कॉपियां लिखते थे। समाजवादी पार्टी के शासनकाल में पैसे के दम पर नकल कराई जाती थी। अयोग्य पास होकर नौकरी पाते थे और योग्य बाहर हो जाते थे। ओपी राजभर ने कहा, राहुल गांधी, अखिलेश यादव, डिंपल यादव, संजय सिंह, चंद्रशेखर जैसे तमाम नेता यदि वास्तव में छात्र हितैषी हैं तो उन्हें झारखंड और पंजाब जाकर भी छात्रों के लिए लड़ाई लड़नी चाहिए। साथ ही जंतर मंतर पर इन्हीं नेताओं के साथ गए उपद्रवी तत्वों ने पुलिस पर पथराव और तोड़फोड़ की थी। जब लाठीचार्ज हुआ तो ये नेता पतली गली से निकल गए। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव ने जेल में पहुंचकर आजम खान से मुलाकात की। शिवपाल यादव के रामपुर पहुंचने के बाद राजनीतिक गलियारों में हलचल देखने को मिली। 9 महीने 25 दिन से रामपुर की जेल में बंद है आजम खान और इस दौरान पहली बार समाजवादी पार्टी के किसी वरिष्ठ नेता ने आजम खान से मुलाकात की है। साथ ही शिवपाल यादव ने आजम खान से करीब 5 घंटे से ज्यादा वक्त तक मुलाकात की। आजम खान और अब्दुल्ला आजम को बीते 17 नवंबर को एमपी एमएलए कोर्ट ने सजा सुनाई थी। समाजवादी पार्टी के माफिया प्रेम पर बीजेपी ने निशाना साधा है। अतीक अहमद के बेटे की मौत पर रामगोपाल ने सवाल उठाए तो बीजेपी ने भी पलटवार किया। कहा कि समाजवादी पार्टी ने अपने शासनकाल में माफिया को पाला पोसा, चोट माफिया को पहुंचती है और दर्द समाजवादी पार्टी को होता है। ये बात खुद बीजेपी के प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने कहा। यहां तक कि राकेश त्रिपाठी ने यह भी कहा कि समाजवादी पार्टी शासनकाल में दंगाइयों को सरकारी जहाज में घुमाते थे, जबकि योगी सरकार में अपराधियों पर कानून का डंडा कठोरता से चलता है। एक फिल्म का गाना है, चोट तुझे आए तो दर्द मुझे होता है, भाई भाई में अक्सर ये होता है। जब जब किसी माफिया अपराधी को कोई आघात पहुंचता है, कोई चोट पहुंचती है, उनकी बिल्डिंग पर बुलडोजर चलता है, पुलिस एनकाउंटर में मार गिराती है, तो इस समाजवादी पार्टी को न जाने क्यों दर्द उत्पन्न हो जाता है। समाजवादी पार्टी ने अपने शासनकाल में ऐसे माफिया अपराधियों को पाल पोस कर बड़ा किया था, इसलिए उनको धाराशायी होते हुए देखती है ना, वो बहुत दर्द उठता है। अब अतीक अहमद, जिसके बेटे की रोड एक्सीडेंट में मौत हुई है, उसको लेकर के भी रामगोपाल यादव सवाल उठा रहे हैं। समाजवादी पार्टी को दर्द हो रहा है। समाजवादी पार्टी कह रही है कि बड़ी निर्ममता के साथ अपराधियों पर कार्रवाई हो रही है। तो क्या अपराधियों के प्रति उदारता बरतनी चाहिए? क्या अपराधियों को सरकारी वायुयान में बैठाल करके नाश्ता करना चाहिए, जैसा अखिलेश यादव जी दंगाइयों के साथ किया करते थे? ये योगी आदित्यनाथ सरकार है, यहां कानून का डंडा पूरी निर्ममता से ही चलेगा। यूपी के झांसी में हुए दर्दनाक सड़क हादसे का अब एक ऐसा वीडियो सामने आ चुका है जिसे देखकर हादसे की भयावहता का अंदाजा लगाया जा सकता है। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि कैसे माफिया अतीक अहमद का छोटा बेटा अबान अहमद, जिस क्रेटा कार में सवार था, वो अचानक अनियंत्रित होकर डिवाइडर से जाकर टकरा गई। टक्कर इतनी भीषण थी, इतनी भयानक थी कि कार कई फीट हवा में उछल गई। हादसे में अबान अहमद और ड्राइवर की मौत हो गई, जबकि कार में सवार अन्य लोग घायल हो गए। खास बात यह रही कि हादसे का पूरा घटनाक्रम पीछे चल रही कार के डैशबोर्ड कैमरे में कैद हो गया है। साथ ही वीडियो झांसी के पुंछ थाना क्षेत्र के ग्राम खिल्ली का है। सड़क पर एक क्रेटा कार आगे आगे जा रही है और उसके ठीक पीछे चल रही दूसरी कार के डैशबोर्ड कैमरे में सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है। अचानक आगे चल रही क्रेटा कार बेकाबू होती है। कार सड़क के डिवाइडर से जोरदार तरीके से टकराती है। टक्कर इतनी जबरदस्त होती है कि क्रेटा कई फीट हवा में उछल जाती है। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार का अगला हिस्सा पूरी तरह चकनाचूर होता हुआ नजर आया। चंद सेकंड में सड़क पर चीख पुकार और अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। इसी कार में अतीक अहमद का छोटा बेटा अबान अहमद सवार था। ऐसा कहा जा रहा है कि अबान अपने भाई अली अहमद से झांसी जेल में मिलने के लिए जा रहा था, लेकिन जेल पहुंचने से पहले ही रास्ते में ये दर्दनाक हादसा हो गया। हादसे में अबान अहमद और ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कार में सवार 3 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक बताया जा रहा है कि लोगों ने अबान को कार से बाहर निकाला, लेकिन तड़पते हुए 2 मिनट में उसकी सांसें थम गई।
उसके मुंह से इतना ही निकल पाया, मेरा नाम अबान है, मुझे बचा लो। मुंह से इतना ही निकल पाया, ये माफिया अतीक अहमद के सबसे छोटे बेटे अबान अहमद के आखिरी शब्द थे, आखिरी बोल थे। सबसे हैरानी की बात तो ये है कि हादसे का ये पूरा घटनाक्रम पीछे चल रही कार में लगे डैशबोर्ड कैमरे में कैद हो गया। अब यही वीडियो सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है। आजाद अधिकार सेना अध्यक्ष अमिताभ ठाकुर ने लोकसभा सचिवालय से सांसदों को मिलने वाले निर्वाचन क्षेत्र भत्ता, कार्यालय व्यय भत्ता तथा दैनिक भत्ता की वैधानिक प्रकृति एवं अनुमत उपयोग पर स्थिति स्पष्ट करने का अनुरोध किया है। ये प्रश्न लोकपाल शिकायत संख्या 67/2025 साध्वी निरंजन ज्योति से संबंधित कार्यवाही के संदर्भ में सामने आया है। लोकपाल ने उनके घोषित संपत्तियों के संबंध में दिए गए स्पष्टीकरण पर विचार करते हुए शिकायत का निस्तारण किया था, जिसमें संसदीय वेतन तथा भत्ते भी उनकी संपत्तियों के संबंध में प्रस्तुत वित्तीय स्पष्टीकरण का हिस्सा थे। साथ ही अमिताभ ठाकुर ने कहा कि उनके प्रत्यावेदन का प्रश्न व्यापक है कि क्या संसदीय अथवा आधिकारिक उद्देश्यों के लिए दिए जाने वाले वैधानिक भत्तों को सामान्य निजी धन मानकर निजी संपत्ति अर्जित करने सहित निजी उपयोग में लाया जा सकता है। उन्होंने इन भत्तों के वैधानिक उद्देश्य, अनुमत उपयोग, लेखांकन संबंधी आवश्यकताओं तथा संबंधित नियमों, परिपत्रों और निर्देशों पर स्थिति स्पष्ट करने का अनुरोध किया है। यदि ऐसे भत्ते निर्बंधित व्यक्तिगत कोष के रूप में उपयोग के लिए अनुमत नहीं पाए जाते हैं तो उन्होंने आवश्यक कार्रवाई तथा भविष्य के लिए सामान्य मार्गदर्शन पर विचार करने का अनुरोध भी किया है। सांसद सुश्री निरंजन ज्योति के संबंध में मेरे द्वारा लोकपाल के सम्मुख प्रस्तुत एक संदर्भ में सुश्री निरंजन ज्योति ने विभिन्न संसदीय भत्तों से प्राप्त धनराशि को अपनी आय के रूप में प्रस्तुत किया, जिसे लोकपाल द्वारा स्वीकार करते हुए मेरे शिकायत को त्रुटिपूर्ण पाया। इस क्रम में मैंने लोकसभा सचिवालय को पत्र भेजकर यह बताए जाने का अनुरोध किया है कि क्या एक सांसद को संसदीय भत्तों के रूप में प्राप्त धनराशि उनकी निजी आय के रूप में मानी जाती है अथवा संबंधित संसदीय कार्यों के लिए ही अपेक्षित है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश में 15 अगस्त 2026 को स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रदेश भर में भव्य कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। सभी जनपदों में कार्यक्रमों के सफल संचालन और प्रभावी क्रियान्वयन के लिए मंत्रियों और नोडल अधिकारियों को जिलों की जिम्मेदारी सौंपी गई है। संबंधित मंत्री और अधिकारी अपने अपने आवंटित जिलों में प्रवास कर कार्यक्रमों की निगरानी करेंगे। स्वतंत्रता दिवस को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार ने तैयारियां पूरी कर ली है। 15 अगस्त को प्रदेश के सभी जनपदों में स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। कार्यक्रमों के बेहतर संचालन और व्यवस्थाओं की निगरानी के लिए मंत्रियों और नोडल अधिकारियों को अलग अलग जिलों की जिम्मेदारी दी गई है। जिन मंत्रियों और अधिकारियों को जिलों का प्रभार सौंपा गया है, उन्हें अपने आवंटित जनपदों में प्रवास करने और स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रमों के सफल संचालन की जिम्मेदारी दी गई है। प्रशासनिक स्तर पर भी कार्यक्रमों को लेकर तैयारियां तेज कर दी गई हैं। यानी 15 अगस्त को उत्तर प्रदेश में स्वतंत्रता दिवस का जश्न प्रदेश भर में बड़े स्तर पर मनाया जाएगा। सरकार ने कार्यक्रमों के सफल संचालन के लिए मंत्रियों और नोडल अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपते हुए उन्हें अपने अपने आवंटित जिलों में मौजूद रहने के निर्देश दिए हैं। लखनऊ नगर निगम ने स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर एक भव्य तिरंगा यात्रा का आयोजन किया है, जहां आमतौर पर सभी पार्षद अपने अपने वार्ड्रोब में अलग अलग तिरंगा यात्रा निकालते हैं। वहीं आज भी पार्षदों ने एक साथ मिलकर इस तिरंगा यात्रा में भाग लिया है और शहर को देशभक्ति के रंगों में सरोवर कर दिया है। इस तिरंगा यात्रा में नगर निगम प्रशासन और कर्मचारी भी एक मंच पर नजर आए। हाथों में लहराता विशाल तिरंगा देशभक्ति के तराने, भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारों ने पूरे लखनऊ के माहौल को राष्ट्रभक्ति से भर दिया है। नगर निगम मुख्यालय से शुरू हुई तिरंगा यात्रा हलवासिया चौराहा, मेफेयर चौराहा और अटल चौक होते हुए गांधी प्रतिमा पर जाकर समाप्त हुई। इस अवसर पर शहर की मेयर सुषमा
खरकवाल ने कहा कि राष्ट्र प्रेम, राष्ट्र भक्ति और राष्ट्र गौरव का प्रतीक तिरंगा हमारी आन बान और शान है। आज लखनऊ नगर निगम ने तिरंगा यात्रा निकाली है। हर वार्डों में हमारे पार्षद अपनी अपनी यात्रा निकाल रहे हैं, लेकिन आज सभी पार्षद, सभी अधिकारी, सभी कर्मचारी, हम लोग सब ने अपने शहीदों के सम्मान में तिरंगा यात्रा निकाली है। 1947 में जो युवाओं का जोश था, उस जोश को नगर निगम सलाम करता है। लखनऊ नगर निगम हर वार्डों में पार्षदों को लक्ष्य दिया गया है कि कोई भी घर न छूटे जो तिरंगा न लहराए, और हर गली गली तिरंगा यात्रा लगातार चली है। पिछले साल भी चली थी, इस साल भी शहीद है, और इसको हम जितना उत्साह से करें, क्योंकि ये हम अपने शहीदों के सम्मान में उनको नमन करते हैं, उनके सम्मान में उनके जोश को सलाम। अंबेडकर नगर की जिलाधिकारी ईशा प्रिया की एक पहल की खूब चर्चा और सराहना हो रही है। जिलाधिकारी ईशा प्रिया ने पूर्व में रहे जिलाधिकारियों द्वारा जिला अधिकारी आवास परिसर के अंदर लगाए गए आम के वृक्षों में फल लगने के बाद तत्कालीन जिलाधिकारियों को आम के फलों को तुड़वाकर वर्तमान में उनकी जहां तैनाती है उन जनपदों में ससम्मान आम के फलों को भिजवाया और आम के फल पाकर अधिकारियों ने जिलाधिकारी अंबेडकर नगर को धन्यवाद ज्ञापित किया। जिलाधिकारी ईशा प्रिया के इस कार्य की खूब सराहना हो रही है। उनका मानना है इसको लेकर कि जिसने ऐसे फलदार आम के वृक्षों को डीएम आवास परिसर में लगवाया था, आज जब इन पौधों में फल लगने लगे तो जो इनको लगवाए थे फलों पर उनका पहला हक होना चाहिए। बरेली कलेक्ट्रेट परिसर में एक बार फिर आत्मदाह के प्रयास की घटना से हड़कंप मच चुका है, जब आज एक पीड़ित महिला कमलेश ने अपनी बेटी के साथ खुद पर पेट्रोल डाल लिया। महिला के ऐसा करते ही सुरक्षा में तैनात इंटेलिजेंस सब इंस्पेक्टर ओमपाल सिंह और एलआईयू के अमित कुमार ने तत्परता दिखाते हुए महिला को पकड़ लिया। एलआईयू के अमित कुमार समेत महिला और पुरुष पुलिसकर्मियों ने मौके पर पहुंचकर स्थिति संभाली। सूचना मिलने पर कैंट पुलिस पीड़ित परिवार को अपने साथ थाने ले गई और मामले की जांच शुरू कर दी। साथ ही ऐसा बताया जा रहा है कि कैंट थाना क्षेत्र के ग्राम मानपुर चिकटिया निवासी महिला कमलेश ने अपनी जमीन पर अवैध कब्जे के प्रयास का आरोप लगाते हुए पुलिस से शिकायत दर्ज की। साथ ही पीड़िता महिला के मुताबिक ग्राम मानपुर चिकटिया में गाटा संख्या 139 में उसकी करीब 4 बिस्वा जमीन है। आरोप ये भी लग रहे हैं कि उसके जेठ राजवीर सिंह और उनके परिवार के लोग जमीन पर बुनियाद भरवा रहे थे। वो अपनी जमीन पर पहुंची तो राजवीर सिंह, उनकी पत्नी राजेश्वरी और परिवार के अन्य सदस्य वहां निर्माण करा रहे थे। विरोध करने पर उसके साथ गाली गलौज की गई और मारपीट पर आमादा होने का आरोप लगा। साथ ही महिला ने 112 नंबर पर सूचना दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और निर्माण कार्य रुकवा दिया। पीड़िता ने बताया कि उसके पति मानसिक रूप से परेशान रहते हैं और परिवार आर्थिक रूप से कमजोर है। उसने जमीन पर कब्जा रोकने, सुरक्षा उपलब्ध कराने और जेठ जेठानी समेत अन्य आरोपितों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर कार्रवाई की मांग की है। जीएसटी एसआईटी बरेली और थाना कैंट पुलिस ने फर्जी फर्मों के जरिए करोड़ों रुपए की जीएसटी धोखाधड़ी, यहां तक कि बोगस इनपुट टैक्स और वित्तीय हेराफेरी करने वाले संगठित गिरोह का खुलासा किया है। पुलिस ने गिरोह के आरोपी फरजान हाशमी सहित 5 को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक बताया जा रहा है कि आरोपी घटना के बाद नेपाल भाग गया था और वहां संदीप नाम से रहकर जंगी ऐप के माध्यम से अपने साथियों के संपर्क में था। ये कार्रवाई वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन और एसआईटी के नोडल एसपी अपराध मनीष चंद्र सोनकर के पर्यवेक्षण में मुख्य विवेचक एवं थाना कैंट प्रभारी निरीक्षक संजय कुमार धीर के नेतृत्व में की गई। साथ ही मामले में पहले सद्दाम हुसैन और मोहम्मद समद उर्फ शाहरुख को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। पूछताछ में सामने आया कि गिरोह का मुख्य सरगना सागर अग्रवाल बताया गया है। पुलिस के अनुसार वो लाभ प्राप्त करने वाली वास्तविक कंपनियों और बोगस आईटीसी तैयार करने वाली फर्जी फर्मों के बीच कड़ी का काम करता था। साथ ही आरोपी फरजान हाशमी ने पूछताछ में बताया कि डीएम कंपाउंड के सामने कार्यालय खोलकर विनीत अरोरा और अनुज अग्रवाल समेत अन्य लोग फर्जी फर्मों की चैन संचालित करते थे। दिल्ली निवासी आसिफ से फर्जी आधार और पैन कार्ड हासिल कर कई फर्में
तैयार की गई और बिना वास्तविक माल की आपूर्ति के फर्जी बिल काटे जाते थे। कानपुर कमिश्नरेट के चमनगंज में कार खरीदने का सपना एक युवक पर भारी पड़ गया। जी हां, पीड़ित आतिफ रहमान के मुताबिक बताया जा रहा है कि ब्रोकर के जरिए कार का सौदा हुआ, स्टैंप पेपर पर लिखा पड़ी हुई और 3.95 लाख रुपए भी थमा दिए गए। इतना ही नहीं, लेकिन कार की चाबी आज तक हाथ नहीं लगी। आरोप ये लग रहे हैं कि रकम लेने के बाद उसे लगातार तारीख पर तारीख देकर गुमराह किया गया और धमकी तक दी गई। थाने के चक्कर लगाने के बाद भी कार्रवाई न होने का आरोप लगाते हुए पीड़ित अब पुलिस कमिश्नर कार्यालय पहुंच गया है। पीड़ित ने स्टैंप पेपर और लेन देन के साक्ष्य अधिकारियों को सौंपकर जांच और कार्रवाई की गुहार लगाई है। मैं आतिफ रहमान चमनगंज में रहने वाला हूँ। मेरे साथ 4 लाख रुपए की ठगी 6 से 7 महीने पहले मोहम्मद अहमद व उसके भाई मोहम्मद उमर द्वारा की गई है। मुझे 4 लाख रुपए में एक क्रेटा कार जिसका गाड़ी नंबर UP 78EA 1331 है, वो बेचने के लिए उन्होंने मुझे बताया कि वो बेच रहा है। मैंने लिखा पढ़ी करके उनको 4 लाख रुपए दे दिए। उसके बाद से गाड़ी ट्रांसफ़र के नाम पे आजकल करते हुए आज 7 महीने से ऊपर हो चुका है, जिसकी जानकारी मैं थाना चमनगंज को दे चुका था। वहाँ से कोई कार्रवाई नहीं हुई। उत्तर प्रदेश बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।